जो पाकिस्तान ने जो हिस्टोरिक एक तरह से ईरान से बात की, वो एक बड़ा सवाल उभर के सामने आया कि गाजा फिलिस्तीन की आजादी के अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका और नेटो का एक भी आदमी नहीं चाहिए। ये पूरी बात है। और अगर परिस्थितियां ऐसी होती गई तो एक इस्लामिक आर्मी पूरी दुनिया की हम बना के इजराइल को खत्म करेंगे और मतभेद भूलकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर किसी एक सपोर्ट को सबसे ज्यादा ईरान ने अगर सेलिब्रेट किया है, सबसे ज्यादा जिसको लेकर बयान आए हैं, वो है पाकिस्तान का ईरान को खुला और इतने बड़े पैमाने पर सपोर्ट। इसके कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है, उनको एश्योरेंस ये दिया गया है कि अगर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक इजराइल की तरफ से अगर किया जाता है तो इसका जवाबी हमला न्यूक्लियर वेपन से पाकिस्तान करेगा। इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ है, इसको आप जंग भी कह सकते हैं, वो लग रहा है कि अभी तो ये बिल्कुल भी थमने वाली नहीं है और इसमें लगातार हर दिन एस्केलेशन ही होता हुआ देखा जा रहा है। हर रात जैसे ही 2-2:30 बजे का वक्त आता है तो ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर जिस तरह के लगातार हमले किए जा रहे हैं और इजराइल भी जो जवाबी हमला कर रहा है उसमें बड़े पैमाने पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जब इजराइल ने ईरान के ऊपर बिला वजह जब हमला किया था और ईरान ने जब जवाबी कार्रवाई की थी तो शायद इजराइल को ये गुमान नहीं था या नेतन्याहू को ये गुमान नहीं था, शायद उनको अपने डिफेंस सिस्टम पर इतना यकीन था या वो इस गुरूर में चकनाचूर थे कि उनको ये लग रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर ईरान जो है वो रिटेलिएट नहीं करेगा और इतना बड़ा नुकसान इजराइल का नहीं होगा। लेकिन हर दिन जिस तरह की तस्वीरें, चाहे तेल अवीव की बात करें, यरूशलेम की बात करें या फिर अब हाइफा की बात करें, जिस तरह से वहां की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो तबाही को साफ तौर पर बताती हैं। ऐसा लगता है मानो कुछ जगहों पर या ज्यादातर जगहों पर अगर उनकी तस्वीरों को एक नजर में देखें तो लगता यह है कि ये तस्वीरें इजराइल की ना होकर गजा की हैं और इसको लोग अलग अलग तरीके से, अब जाहिर सी बात है, लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो किया क्या उसका ही फल और मजा अब नेतन्याहू और इजराइल चखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ खबरें बताती हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता है कि दुनिया जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है, ये डिसाइड करेगा कि किस देश के साथ यानी इजराइल के साथ कौन से देश है और ईरान के साथ कौन से देश हैं, वो ये तय करेगा कि ये जो जंग है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, वो कितना आगे और किस तरह से बढ़ने जा रहा है। हाल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो बयान आया है वो आया है मोहसिन रज़ई का, जो कि मेंबर है ईरान से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। उनका ये दावा है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है, उनको एश्योरेंस ये दिया गया है कि अगर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक इजराइल की तरफ से अगर किया जाता है तो इसका जवाबी हमला न्यूक्लियर वेपन से पाकिस्तान करेगा। ये कहना है मोहसिन रज़ई का और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ऐसे वक्त में आप ये देखिए कि चीन और जब हम रशिया की बात करते हैं वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमेशा से ईरान के रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान के भी अच्छे संबंध में हैं, लेकिन उसके अमेरिका से भी हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर इतना आगे जाकर और ये बात कह रहा है और मोहसिन रज़ई अगर टेलीविजन पर बैठकर अगर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इजराइल की तरफ से अगर किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है तो इसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से पाकिस्तान ही देता हुआ नजर आएगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये इस तरफ ये इशारा कर रहा है कि परिस्थितियां किधर जाती हुई नजर आ रही हैं और ये मामला कितना एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है कि जब इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तभी चीन की तरफ से सबसे पहले बयान आया था और उसने कहा था कि उसने लाइन को क्रॉस कर दिया है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि लगातार जो अलग अलग देश हैं उनसे हथियारों का जखीरा जो है वो ईरान लगातार पहुंच रहा है। इस सब के बीच ईरान में भी भारी नुकसान हुआ है। 224 के करीब लोग उनके अब तक उनकी मौत हो गई है, जिसमें 70 के करीब महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो यानी सिविलियंस को सीधे निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको यहाँ कहने वाली थी कि
नेतन्याहू को आपको देखना होगा। नेतन्याहू अजीब तरीके से बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बौखलाए हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो उन्होंने ये जो वॉर शुरू की है, इसमें शायद उनको लग रहा था कि इतना बड़ा नुकसान उनके साथ नहीं होगा और अमेरिका उनके साथ उतनी ही ताकत से आकर खड़ा होगा, जो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब नेतन्याहू अलग अलग तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी घबराहट और बौखलाहट भी साफ तौर पर दिखती है। वो ईरान के लोगों से कह रहे हैं कि आप खामनाई का तख्ता पलट कर दें और अपने आप को इस इस्लामिक शासन से आजाद कर दे, यानी कि ईरान के लोगों को वो बरगलाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ईरान की जो सत्ता है वो ट्रंप का कत्ल करना चाहती थी, क्योंकि जो उनकी न्यूक्लियर पावर जो बनना चाहता है ईरान, उसमें अड़ंगा है अमेरिका और ट्रंप, और इसीलिए उसका जो है ट्रंप का वो कत्ल करना चाहते हैं। उसकी प्लानिंग उन्होंने कई बार की है, ये कहना है नेतन्याहू का। तो इससे आप ये समझिए कि नेतन्याहू किस तरह से एक साइकोलॉजिकल और वॉर भी छेड़ना चाहते हैं ईरान के लोगों पर, और ट्रंप का साथ उनको 100% पूरी तरीके से जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से मिल जाए, इसके लिए वो अलग अलग तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि बिना अमेरिका के मदद के इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता है, और लगातार अमेरिका की मदद हथियारों के तौर पर हर तरीके से उसे मिल रही है। लेकिन फिर भी नेतन्याहू की ये बौखलाहट, नेतन्याहू की ये घबराहट साफ तौर पर ये बता रही है कि अमेरिका से शायद उसे उस तरह से मदद नहीं मिल रही है जिस तरह से वो चाहता है। ऐसे में ट्रंप की तरफ से फिर से बयान आया है। उनका ये कहना है कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी जंग थी उसको रुकवा दिया, वैसे ही वो इजराइल और ईरान के बीच में भी वो मध्यस्थता करना चाहते हैं और उसको रुकवाना चाहते हैं। लेकिन ईरान जो है वो साफ तौर पर उसका अब ये कहना है कि उनको ऐसा सबक इजराइल को सिखाया जाएगा कि आने वाली उसकी कई नस्लें इजराइल की याद रखेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल को फौरन फिलिस्तीन को आजाद कर देना चाहिए, यानी कि उसकी जमीन को छोड़ देना चाहिए। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो लगातार जिस तरह के बयान जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि नेतन्याहू किस तरह से घबराए हुए हैं। सायरन की आवाजें लगातार अलग अलग शहरों में सुनने के लिए मिल रही हैं। नेतन्याहू कल निकलकर सामने आया, हालांकि उससे पहले ये बताया गया था कि वो अपने बेटे के साथ ग्रीस भाग गए हैं। फिर बताया गया कि वो बंकर में छिपे हुए हैं। वो बंकर से सामने निकल कर आए, कुछ देर के लिए उनको अलग अलग साइट पर जो है वो देखा गया। और दूसरी तरफ लगातार जो इजराइल के लोग हैं वो बंकर्स में शेल्टर्स लिए हुए हैं, घबराते हुए, रोकते हुए, चीखते हुए इधर से उधर। उनकी तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो इजराइल की जनता भी नेतन्याहू जो उन्होंने किया है पहले गजा और अब ईरान में, उसका जो एक तरह से नुकसान है वो भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो गजा में जब सब कुछ जो हो रहा है और पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वो नाच गाकर इसको सेलिब्रेट भी कर रहे थे। और आज आप ये देखिए कि खुद इजराइल किस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। आज इसीलिए हम पड़ताल करेंगे कि आखिर ये जो जंग है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, वो किधर और कितनी आगे तक जाती हुई नजर आ रही है। क्या इसका कोई फुल स्टॉप दिखता है? क्या ईरान रुकेगा? क्या ईरान की जिस तरह से तमाम जो टॉप कमांडर, साइंटिस्ट, उनको जिस तरह से निशाना बनाया गया, जो उनकी मौत हुई है, क्या उसका बदला लिए बगैर ईरान अपने पैर पीछे कर लेगा? क्या ईरान को अब कोई परमाणु जो बम है वो बनाने या को लेकर कोई रोक नहीं सकता है? क्या उसके लिए पूरी परिस्थितियां जो है वो तैयार हो गई हैं? क्योंकि एक और दावा किया गया है, मैं आपको ये बताऊं कि जो हेड है यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग यानी कि AIEA, उन्होंने ये कहा है आज कि कोई भी इंडिकेशन जो है वो फिजिकल अटैक का नजर नहीं आता है। जो अंडरग्राउंड ईरान का नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसकी साइट पर किसी भी तरह से अंदर किसी तरह का नुकसान हुआ हो वो साफ तौर पर नजर नहीं आता है। क्योंकि आपको पता होगा कि इजराइल ने
जो स्ट्राइक की थी वो इसके प्लांट पर इस पे स्ट्राइक की थी, लेकिन वो सिर्फ सरफेस पर थी, अंदर उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये भी ईरान के लिए हम कह सकते हैं कि एक बड़ी और अच्छी खबर हो सकती है। पाकिस्तान, रशिया और इसके साथ साथ चीन का उसको सपोर्ट है। इसके अलावा खबर ये भी थी कि अरब ममालिक का भी उसको पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, और पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि ऐसे वक्त में तमाम जो मुस्लिम मुल्क हैं उन्हें ईरान के साथ एकजुट होकर, उनके साथ तमाम मतभेद भूलकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर किसी एक सपोर्ट को सबसे ज्यादा ईरान ने अगर सेलिब्रेट किया है, सबसे ज्यादा जिसको लेकर बयान आए हैं, वो है पाकिस्तान का ईरान को खुला और इतने बड़े पैमाने पर सपोर्ट। इसके क्या मायने हैं इसको भी हम समझेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप तीनों मेहमानों को ले आइए। आप देख सकते हैं मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, किसान नेता भी हैं, और इन तमाम खबरों पर उनकी गहरी नजर रहती है। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो फॉरेन मामलों के तो जानकार हैं ही, लेकिन वेस्ट एशिया मामलों के जानकार हैं, और खासतौर पर ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, शायद उस इनसे अमरीश जी से बेहतर है इसको शायद ही कोई समझता हो। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। और मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाना माना चेहरा सिद्धार्थ शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, जो तथ्यों पर आधारित अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत में अमरीश जी आपसे करना चाहूंगी। जो अभी मैंने भूमिका रखी, जो बयान आ रहे हैं, और खासतौर पर जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान को लेकर जो बात कही गई है, वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? ये एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट दुनिया में है। मैंने आपसे कल एक बात, उस दिन शायद परसों बात एक कही थी कि एक तो दुनिया 2 पोलों में विभाजित है इस समय। जो पूरा एक पोल अमेरिका इजराइल का है और वेस्ट का है, नेटो कंट्रीज का। दूसरा रशिया, ईरान और चाइना का है। ये एक जनरल बात होगी, लेकिन उसमें एक तीसरी ताकत भी है, जो तीसरी ताकत रेजिस्टेंस की है। यानी ऐसे मुल्कों में जो ऐसे आंदोलन, हथियारबंद आंदोलन आजादी के लिए या नाइंसाफी के खिलाफ जो हथियारबंद आंदोलन चल रहा है, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, हथियारबंद आंदोलन चल रहे हैं, उनका भी एक अलग करंट दुनिया में चल रहा है, और वो तीसरे पोल के रूप में उभर रहा है। इसमें ज्यादातर जो मुल्क हैं वो मुस्लिम मुल्क हैं। और इसमें एक चीज और बता दें, जो एक बड़ा सवाल उभर के सामने आया कि गाजा फिलिस्तीन की आजादी के अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका और नेटो का एक भी आदमी नहीं चाहिए। ये पूरी बात है। और जो पाकिस्तान ने जो हिस्टोरिक एक तरह से ईरान से बात कही है, मैं आपको एक और बयान बताता हूं ईरान का। ईरान ने कहा है, ईरान ने कहा है कि अगर परिस्थितियां ऐसी होती गई तो एक इस्लामिक आर्मी पूरी दुनिया की हम बना के इजराइल को खत्म करेंगे, और इजराइल से भी ज्यादा वेस्ट को हम मिडिल ईस्ट से उखाड़ फेंकेंगे। अब इसमें कुछ कठमुल्ले हमारे यहाँ के जो 2 दर्जे, ये जो 2 दर्जे के लोग हैं, ये लगेंगे चिल्लाने की, देखो इस्लामिक आर्मी बन रही है, जिहाद बन रहा है। अरे मूर्खों, जरा थोड़ा सा अपनी अकल से काम लो। ये जो मोमेंट है इस्लाम, ये एक नए किस्म के पूरबिया इस्लामिक रेनेसांस का मूवमेंट है। मैं फिर कहूंगा, पूरबिया इस्लामिक रेनेसांस, ईस्टर्न इस्लामिक रेनेसांस, ये पूरा एक उस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है जब अमेरिका ने और वेस्ट ने जिहाद को और इस्लाम को भरपूर इस्तेमाल किया अपने इंटरेस्ट में। और जिहाद का ये मतलब दिया कि काफिरों को मारो। मैं एकदम सिंपल कह रहा हूं, जिहाद का ये मतलब दिया कि काफिरों को मारो, और उसके माध्यम से उन्होंने वाकई सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं करवाई, और उसके अलावा उन्होंने दुनिया भर में आतंक फैलाया। भारत में भी जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उसमें बड़ी बड़ी घटनाएं, उसमें अमेरिका इजराइल का हाथ रहा है। ये 2008 के मुंबई घटना से साबित हो जाता है। उसके बाद आप दूसरी चीज देखिए, जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, अचानक एक हमास उभरा, और हमास ने हथियारबंद तरीके से जिहाद का नाम लेके इंसाफ की लड़ाई शुरू कर दी। पूरी दुनिया में इमेजेस गई कि अपने हाथ से लड़ा के टैंकों के नीचे डिवाइस रख रहे हैं। कौन रखेगा इस तरह से अपने हाथ से? ये कोई वो नहीं है सुसाइड बॉम्बर जिनको 72 हूरों का सपना दिखाया गया और वो जाके मर रहे हैं। नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड फाइटर्स हैं। इनकी एक आइडियोलॉजी है, मुस्लिम ब्रदरहुड आइडियोलॉजी है इनकी। ये गाजा की इंडिपेंडेंस चाहते हैं, इसीलिए बार बार इजराइल और अमेरिका चिल्लाते हैं कि हमास इज एन आइडिया, यू कैन नॉट किल इट। हमास ने यह दिखा दिया कि जिहाद एक विचारधारा है, ये नाइंसाफी के खिलाफ जंग है, इसमें काफिरों से कोई लेना देना नहीं है। आप हमास की टर्मिनोलॉजी देखिए,
वो एक मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं और इसमें एक लेफ्ट का और इस्लाम का एक बड़ा यूनाइटेड फ्रंट जो कि 1920s में सबसे पहले लेनिन के अंडर बना था, वो बन गया है ऑलरेडी। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो देखिए दुनिया में किसी ने उम्मीद की थी, अमेरिका और इजराइल का इस्लामोफोबिया जिसके तहत भारत में सरकारें आई, अभी भी जो सरकार चल रही है वो वही सरकार है जो उसी इस्लामोफोबिया के तहत आई है। और इसके भी दिन गिनती के हैं। आज आप सोच लीजिए, इस देश में ये कहना गुनाह था जिहाद की तारीफ करना, आज अमरीश मिश्रा कर रहा है। किसी की हिम्मत है तो सामने आके दिखा दे, किसी चौराहे पे मिल ले, कहीं भी ये कहीं भी मिल ले, क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी भी हैं, लेकिन हम लोग अपनी स्लीव्स को रोल करना भी जानते हैं। देखिए बात बुशरा जी क्या है, बात यहां पर यह है कि ये जो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है इतनी तीखी है, ये इसमें जो है कई जगह सिविल वॉर होगी। और सिविल वॉर तो आप सोचिए कि अमेरिका में शुरू हो गई है। अमेरिका के जो हालात इस समय आप बिलीव नहीं करेंगी, और उसमें हमास का इंस्पिरेशन है, अमेरिका की क्रिश्चियन जनता है, वहां जूस भी ऐसे हैं जो इजराइल के खिलाफ है। और जो नो किंग्स डे मनाया गया अमेरिका आर्मी डे में, आपको पता है कितने लोग सड़क पे आए? अमेरिका की हिस्ट्री में वियतनाम वॉर प्रोटेस्ट में भी इतने लोग सड़क पे नहीं आए, और ये लोग तख्ता पलटने के लिए आए थे सड़क पे। और ये मतलब आप सोचिए, मोर देन 5 मिलियन पीपल वर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ अमेरिका। एंटी वियतनाम वॉर प्रोटेस्ट में भी इतने लोग नहीं निकले। तो ये की जो बात है, एक जो बात ईरान 1979 से अपनी क्रांति से कह रहा था कि हमें एक रेनेसांस चाहिए मुस्लिम वर्ल्ड जिसने पूरी दुनिया को राह दिखाई। जब भारत की नॉलेज खत्म हो गई थी तो भारत को रिवाइव किया, भारत की नॉलेज को, और फिर यूरोप और भारत की नॉलेज में ब्रिज बना। और उसके बाद यूरोप ने इस्लामिक वर्ल्ड से ही नॉलेज लेके अपना इंडस्ट्रियल साइंटिफिक रेवोल्यूशन किया और फिर इस्लामिक मुल्कों को गुलाम बनाया। ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरा इतिहास है, अब इस समय एक वक्त आ गया है कि इस्लामिक रेनेसांस यानी साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इल्म के क्षेत्र में, और ये वो वाला इल्म नहीं जो पश्चिम के एनजीओ बताते हैं कि नहीं मुस्लिम को पढ़ना चाहिए, हथियार नहीं उठाना चाहिए। इसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की भूमिका है, और यही इस्लाम का सिद्धांत और सनातनी सिद्धांत भी यही है, शस्त्र और शास्त्र। और इस चीज को लेके आयतुल्लाह खुमैनी ने सबसे पहले आर्टिकुलेट किया था। फिर मुस्लिम ब्रदरहुड जो हसन अल बन्ना का है, वो ये साउथ एशिया में शाह वलीउल्लाह की विचारधारा, ये जो देखिए पूरी एक नए किस्म का रेनेसांस उभर रहा है। इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और भारत ने जिस तरीके से जब इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में आया था तो सनातन धर्म और इस्लाम ने एक अलायंस बनाया था, और उस अलायंस के चलते हमने पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी जब मुगल एम्पायर था। तो ये जो देखिए पूरी स्थिति है, ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैं थोड़ा सा टेक्निकल इसमें जो कुछ एस्पेक्ट है वो आपको बस मैं ऐड करूं, फिर आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा अमरीश जी, क्योंकि आपने आयतुल्लाह खामनेई का जो आपने जिक्र किया है, आपने वो खबर भी सुनी होगी कि नेतन्याहू ये चाहते थे कि आयतुल्लाह खामनेई जो है उनका भी कत्ल कर दिया जाए, ये कहा गया, और अमेरिका ने इसको वीटो किया। सवाल यह है कि अमेरिका क्यों इसको वीटो करेगा, और क्या इसीलिए नेतन्याहू झिल्लाए हुए हैं कि साथ तो ऑब्वियसली अमेरिका का है और हर तरीके से अमेरिका साथ दे रहा है, लेकिन शायद उस तरह से उस पॉइंट पर नहीं दे रहा है जैसे जिस एग्जैक्ट हालत में नेतन्याहू चाहते हैं अमेरिका को। नहीं, देखिए इसमें मैं आपको मैंने जो जिक्र किया था वो आयतुल्लाह खुमैनी साहब का किया था, वो असल प्रोनाउंसिएशन में वो हो जाता है आयतुल्लाह खुमैनी साहब ओरिजिनल। अभी जो आप बात करिए वो भी महत्वपूर्ण है कि इस समय जो उनके सक्सेसर जो खामेनी साहब, तो उनको जो एक असैसिनेट करने की बात थी, ये एक माहौल बनाया था। लेकिन आपको एक चीज बता दें हम कि इस समय देखिए जो, और दर्शकों को भी बताना जरूरी, इजराइल जो इस समय ईरान पे वॉर कर रहा है, लोगों को भ्रांति है। लोग ये सोच रहे हैं कि इजराइल जो है वो मिसाइल पे मिसाइल मारे जा रहा है, वो वहां की लीडर्स को असैसिनेट करना चाहता है। वो देखिए इजराइल की लड़ाई अभी तक क्या है कि जो ईरान के अंदर जो मोसाद के एसेट्स है उनको ट्रक में भर भर के, छोटी छोटी ट्रक्स में भर भर के, ऐसी सैकड़ों ट्रक से ईरान के अंदर से ऑपरेशन हुए हैं। और ये कल तक हुए हैं, आज तक हुए हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल असैसिनेशन हुए हैं वो इजराइल से वो मिसाइल्स नहीं आई है, वो ईरान के अंदर से आई हैं। और इसीलिए ईरान में भी इस समय बड़ा अभियान चल रहा है, कम से कम 300 से 500 मोसाद एजेंट पकड़े गए हैं, कईयों को आज सुबह फांसी दी गई, आज सुबह की जो घटना है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इजराइल जो है वो अमेरिका से उसको ये
ब्रीफ मिला था कि तुम इस तरह से कुछ कोशिश करो, न्यूक्लियर फैसिलिटीज तो तुम नष्ट कर नहीं सकते हो, उस पर देखिए फुद्रो न्यूक्लियर फैसिलिटी वो महफूज है, जो नतान्ज है वो महफूज है, सब कुछ महफूज है, लेकिन तुम रिजीम चेंज की बात करो। देखो रिजीम, अमेरिका का भी इंटरेस्ट यही था कि रिजीम चेंज हो, और रिजीम चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप को मारना, इसीलिए उन्होंने लीडरशिप को मारा और ये सोचा कि हम रिजीम चेंज कर देंगे तो ये फिर उसके बाद टेबल पे ये आ जाएंगे। और उनको जरूर कुछ अंदर लोग हैं ईरान की लीडरशिप में, जरूर कुछ लोग थे जो पकड़े भी गए हैं, जो एक रिजीम चेंज की बात जो आई इनके दिमाग में। लेकिन रिजीम चेंज वहां संभव कैसे है जब वहां पर आप बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, वहां की जनता सड़क पे अपनी सरकार को मदद मतलब पूरा उनको सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात जो ईरान ने मारा, और ईरान ने सोचिए अभी तक उसने हाइपरसोनिक जो उसका सबसे एडवांस हथियार है फतेह 1, उसको उसने यूज नहीं किया है। खुर्रम शहर को भी यूज ये जो खुर्रम जो मिसाइल है उसको भी यूज नहीं किया है। लेकिन ईरान ने क्या किया, अपने जो सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जो हाइपरसोनिक नहीं, जो सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जो उनसे जो तबाही की है और ऐसे पिन पॉइंटेड तरीके से मारा है, मैं बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक जगह जो मार पड़ी है। और मैं आपको बता दूं 224 लोग अगर ईरान में मारे गए हैं, इजराइल में मारे जाने वालों की संख्या क्या है? क्या कोई बता सकता है? क्या वो सैकड़ों में नहीं है? क्या उसमें कम से कम 1000 लोग इंजर्ड नहीं है? हाइफा की जो रिफाइनरी है, हाइफा की रिफाइनरी जो आपका 1 मिलियन टन एनर्जी पैदा करती थी एक साल में, वो जल के राख हो गई है। उसके बाद जो बाजान केमिकल्स हैं जो 2 लाख बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करते थे, वो फंक्शन होना बंद हो गए। नेवातीम में जो इजरायली बेसेस हैं वहां पर जहाज खत्म हो गए। अब आप देखिए वहां पर वो मलबे के नीचे, मतलब मैं क्या कहूंगा उसको, मुझे मसलियतन आंसू आ गए एक तरह से कि उसमें जो मतलब कंडीशनल कि उसमें खुशी भी हो सकती है, दुख भी, कि भाई ये कैसे हो गया कि रबल के नीचे हम सोचते थे गाजा के लोग, रबल के नीचे गाजा के लोग रहेंगे। हम तो अभी तक ये देखते आ रहे थे इजरायली रबल के नीचे, और अभी तक ट्रेस नहीं हुए। तो कितने लोग रबल के नीचे हैं? कम से कम फिलिस्तीनी तो बताते हैं कि हमारे 10,000 लोग रबल के नीचे हैं, 5,000 लोग रबल के नीचे। इजराइल तो वहां वो भी बैंड है। इस समय मिलिट्री सेंसरशिप इतनी कड़ी है। वो तो क्या है कि इजराइल और गाजा इतने पास है, इसीलिए फिलिस्तीनियों को सब दिखाई पड़ जाता है जो इजराइल में हो रहा है। वो क्लिप्स ये मतलब शूट कर करके डाल रहे हैं। लेकिन जैसे कुछ ऐसी क्लिप्स आई हैं जहां सीधे घरों में ईरान के बम पड़े हैं, जहां पर चीख पुकार सुनाई पड़ रही है, जहां पूरा क्लियर हो जा रहा है कि मामला क्या है। अरे क्या बुशरा जी, अभी बताऊंगा आपको, ये बहस को आगे चलने दीजिए, कितने बड़े एसेट इजराइल के नष्ट हुए हैं। जी जी बिल्कुल। बस एक और आपसे सवाल और फिर मैं अपने दोनों पैनलिस्ट के पास में जाऊंगी कि फॉक्स न्यूज को मैं सुन रही थी और उनके रिपोर्टर खड़े होकर कह रहे थे कि तकरीबन न जाने वो कितने साल से सबको कवर करते हुए आ रहे हैं, हमास ने अटैक किया या हुती ने अटैक किया, लेकिन जो हालत फिलहाल जो उनकी अलग से बात हो रही है, जिसको उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है, जो ऑफिसर्स से बात हो रही है, जो सरकार में बैठे लोगों से बात हुई उनकी इजराइल में, उन्होंने ये कहा कि सीधे तौर पर उन्होंने अंग्रेजी में कहा लेकिन हिंदी में अनुवाद ये कि वो अपने अस्तित्व के लिए चिंतित है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसको लग रहा है उसका अस्तित्व बचेगा या फिर नहीं। इस तरह की घबराहट जो है वो इजराइल में देखने के लिए मिल रही है और ऑफिसर्स में देखने के लिए मिल रही है, और ये बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड जो है वो फॉक्स के रिपोर्टर लाइव कॉन्वर्जेशन में कहते हुए नजर आ रहे थे। तो कितना गंभीर है ये, और ये डर जो है वो अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, आप तो सालों से गाजा में क्या कर रहे हैं, अब आपको कोई टक्कर का मिला है तो आपकी 3 दिन में हालत खराब हो गई। देखिए मैं आपको बताऊं, 20th सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन का जो कॉरेस्पॉन्डेंट था, वो उस दिन जो परसों बम्बार्डमेंट हुआ, परसों रात और कल सुबह, उसमें वो जो किरिया एक जगह है जो इजराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर है, जिसको इजराइल का पेंटागन कहा जाता है, वो किरिया वो वहीं था और वहीं पर बम गिरा। और उसमें जब वो बोलने लगा कि ये तो पेंटागन पे बम गिर गया है, इजराइल के पेंटागन पे, तो उसको हटाया गया। वो पूरा वीडियो है उसका, उसको जबरन हटाया गया। और उसके बाद देखिए इसी फॉक्स टेलीविजन पे जो आप पहले बात कह रही थी, नेतन्याहू ने इसी फॉक्स टेलीविजन पे आके कहा कि असैसिनेट ट्रंप को ईरान ने 2 बार असैसिनेट करने की कोशिश की थी। और आप सोचिए फॉक्स जैसा राइट विंग एक चैनल, ट्रंप के उसका जो एंकर है वो उसका मुंह देखिए,
उसके मुंह पे कोई इमोशन नहीं था। उसने कहा कि क्या ट्रंप से आपने कंफर्म कर लिया है? अब आप सोचिए, एक आदमी कह रहा है कि 2 बार ईरान ने असैसिनेट किया। अच्छा, ये बात ट्रंप अपने उस समय जब चुनावी रैली में कह चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो सच नहीं था, वो सब लोग जानते हैं। तो अब वो कह रहा है कि क्या आपने ट्रंप से कंफर्म कर लिया? और इतना मतलब आप सोचिए, अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में इतनी बचकानी बात आपने कभी सुनी हो कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भीख मांग रहा है कि हमें तुम B2 बंकर बॉम्ब वो दे दो, क्योंकि देखिए, जो जहां पर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज है बहुत नीचे है, उसको केवल अमेरिका का B2 जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब है और बंकर बस्टिंग जो उसकी टेक्नोलॉजी है, वही उस वहां तक पहुंच सकती है, वो भी एक थ्योरेटिकल लेवल पे, क्योंकि ये कभी टेस्ट नहीं हुआ है। आप सुनिए, ये कभी नहीं टेस्ट हुआ है। न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी किसी देश के कहीं भी कोई अभी तक भेद नहीं पाया। और ये चीज, और जो B2 कर सकता है कि नहीं, ये भी टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन ये थ्योरेटिकल बात, नेतन्याहू हम कह रहा है B2 हमको दो, B2 हमको दो, लेकिन कहां से दे दें? अभी तो ट्रंप ने पुतिन से बात की और कहा कि हम दोनों मिलके भारत और पाकिस्तान की तरह इस शांति का रास्ता तलाशेंगे। अजीब, मतलब ये देखिए। और उधर उधर ईरान ने साफ कह दिया कि कोई भी स्थिति हो, अगर इजराइल रुक भी जाए तो हम नहीं रुकेंगे। ये बात ईरान ने कह दी। मतलब वो फाइनल लड़ाई के लिए तैयार है कि इजराइल के वजूद को मिटाने की जो लड़ाई है। जी।